हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ एंड द गॉस एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ, जिसमें हमने एक पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफाइन किया था यूजिंग द गॉस लॉ, और उसी की हेल्प से हमने डिड्यूस किया कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। और इसी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को हम एक्सटेंड करते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशंस पर। ए फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सपोज आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं और वो बेसिकली एक लाइन के पैटर्न में अरेंज हैं, और वो बेसिकली जो लाइन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड है। तो इसके कारण किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे द पोटेंशियल उसी पॉइंट P पर बेसिकली पोटेंशियल कितना होगा। तो सपोज हमारे पास एक लाइन चार्ज है, और सपोज हम इसमें जो चार्ज है बेसिकली प्लस चार्ज एज्यूम करते हैं। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑल द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे सपोज आपके पास लाइन है, तो जितने भी पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस लाइन के लिए हो सकती है, उन्हीं सारी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेंगे। बट जो एक्सिस के इस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली जीरो होगा। ओनली केवल यही वेक्टर इसमें जो इसके परपेंडिकुलर है डायरेक्शंस हैं, उन्हीं डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और जो एक्सिस के अलोंग है या इस लाइन के जो अलोंग हम ले रहे हैं वो बेसिकली जीरो होंगे। तो मैंने यहाँ पर शो किया है लाइन से, ये एरो से, ये बेसिकली ये 2 डायमेंशन है, बट ये एरो जो है इसके जितने भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उन सबको शो कर रहा है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली एक फाइनाइट वैल्यू में, नॉट जीरो होगा, बट हम लाइन के अराउंड कंक्लूड करें दिस इज इक्वल टू जीरो। अभी कैसे होता है कि सपोज इसमें आपके पास 2 पॉइंट है Q, ये 2 पॉइंट चार्ज है, सबसे ये बेसिकली नियर बाई है बट शो करने के लिए, और इनके बीच में कोई मैं सपोज टेस्ट चार्ज रखता हूँ प्लस Q। यहाँ पर ऑलरेडी हमने लाइन चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी के माने हैं, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हम शो कर रहे हैं। हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो इनवर्ड डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा, बट हमें एक कंसेप्ट लेना है। तो इस पर इस फर्स्ट चार्ज के कारण जो बेसिकली फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा, वो इसको रिपेल करेगा, बट इसके कारण भी इसको रिपेल करेगा। बेसिकली ये चार्ज में कोई भी मोशन नहीं होगा इस लाइन के अलोंग। दैट मीन्स इस पॉइंट में कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है दिस इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज पैटर्न है, तो लाइन के अलावा जो फील्ड होगा बेसिकली जीरो होगा। वो हम इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि फोर्स दोनों केस में इक्वल है। एक इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो। यदि फोर्स लाइन के अलाउंग जीरो है, दैट मीन्स जो फील्ड है वो इस लाइन के अलाउंग जीरो होगा। केवल जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो इसके और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट होगा, जो इस डायग्राम में शो किया हुआ है। सपोज हम लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ एज्यूम करते हैं, दैट मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। हमारा एज्यूम्पशन ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है, जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारी यूनिफॉर्म है या होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी है, और पूरी लाइन के अलाउंग कांस्टेंट है। तो हम इसमें इसके कारण किसी पॉइंट P, सपोज ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस सपोज R है, तो R डिस्टेंस में पॉइंट P है, इस इनफाइनाइट जो चार्ज अरेंजमेंट है, तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पर बेसिकली गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ की जो फर्स्ट कंडीशन थी, जो लिमिटेशन थी, वो थी होमोजीनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी हम ये लैम्डा एज्यूम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गॉसन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और गॉसन जो सरफेस होगा
जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी सिमेट्री के जैसी उसकी सिमेट्री है उसी सिमेट्री का हम गॉसियन सरफेस इसमें चूज करेंगे। तो जो गॉस लॉ है उसकी जो सेकंड लिमिटेशंस है वो है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो बेसिकली सिमेट्रिकल होना चाहिए। फर्स्ट तक होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी वो ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं लैम्डा, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बेसिकली चार्ज इस केस में एक लाइन में अरेंज है और बेसिकली लाइन को हम एक सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम करते हैं जिसकी रेडियस 0 है। तो किसी भी लाइन को हम एक सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं वेयर द रेडियस इज इक्वल टू 0 या टेंड्स टू 0। जैसे हम सिलेंडर की रेडियस डिक्रीज करते जाएंगे तो बेसिकली एक और 0 यदि रेडियस 0 होगी तो बेसिकली लाइन होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि जो लाइन का अरेंजमेंट है, जो चार्ज का जो अरेंजमेंट है लाइन, वो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है। और यदि सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है तो हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो हम बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्लोज सरफेस। तो बेसिकली जो सेकंड फिगर है इसमें हमने क्या किया, जो लाइन है इसके पर्टिकुलर एक सेक्शन एल सेक्शन पर एक एल लेंथ का एक सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस सेम है। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो डिस्टेंस आर है उसी डिस्टेंस आर का हमने इसकी रेडियस का एक सिलेंडर हमने एज्यूम किया एंड द सिलेंडर की जो लेंथ है दिस इज एल। और इस एल लेंथ में सपोज ये एल लेंथ को कवर कर रहा है वायर के, जितनी इतनी लेंथ होगी उतनी लेंथ को ही कवर करेगा। तो इस कवरिंग जो लेंथ है इसमें जो टोटल चार्ज होंगे वो बेसिकली लैम्डा इंटू एल होगा, क्योंकि एल पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो एल लेंथ में लैम्डा इंटू एल टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो हम बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस ने एल लैम्डा चार्ज को इंक्लोज किया हुआ है। तो एक तो होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी, सेकंड जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन of a electric field is equal to total charge enclosed by this surface upon epsilon naught. So here the total charge enclosed by this surface is lambda L upon epsilon naught. तो that means इस इक्वेशन का जो राइट पार्ट है वो बेसिकली हमने एक एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके लेफ्ट पार्ट की कैलकुलेशन करें। फर्स्ट कैलकुलेट E dot ds, then integration closed surface integration E dot ds, that means जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इसके क्लोज सरफेस के अलाउ हमें इंटीग्रेशन करना है। बट जैसा कि हम एक सिलेंडर के केस में या उसके शेप के बारे में हम जानते हैं, तो बेसिकली इसमें तीन सरफेस है। एक तो आपका कर्व सरफेस हो गया, और जो ये फ्लैट सरफेस है सपोज इसको हम लेफ्ट फ्लैट सरफेस कहते हैं, और एक इसका राइट सरफेस है। इस सिलेंडर को बेसिकली यदि हम हॉरिजॉन्टल में लें तो ये कर्व सरफेस हो गया, तो ऑर्थर केस में इसको हम टॉप फ्लैट सरफेस एंड दिस इज बॉटम फ्लैट सरफेस। और यदि इस सेंस में रखें ये कर्व सरफेस एंड दिस इज द लेफ्ट फ्लैट सरफेस एंड दिस इज द राइट फ्लैट सरफेस। सपोज मैं इसको इस नाम से सपोज कहते हैं। तो हम कहेंगे इन तीनों सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस जो है तो बेसिकली एक ही शेप कर रही है। तो हम फर्स्ट करेंगे क्लोज सरफेस में, ये इंटीग्रेशन हम तीन पार्ट में करेंगे। सेकंड दिस इज द लेफ्ट फ्लैट सरफेस, दिस इज द कर्व सरफेस एंड दिस इज द लेफ्ट फ्लैट सरफेस एंड प्लस राइट आर से दिखाते हैं सरफेस। तो इन तीनों को यदि हमने इंटीग्रेट करके ऐड करेंगे तो हमें क्लोज सरफेस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इंटीग्रेशन में एक सर्किल है जो हमें डिफाइन करता है, दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। बट यहाँ कोई सर्किल नहीं है क्योंकि ये ओपन सरफेस है, जो कर्व का ओपन सरफेस है उसके लिए इंटीग्रेशन होगा। जो लेफ्ट फ्लैट सरफेस है बेसिकली इसको हम पार्ट में कर रहे हैं, दिस इज ए अनदर ओपन सरफेस एंड यदि राइट फ्लैट सरफेस के लिए कर रहे हैं तो राइट फ्लैट सरफेस केवल इस इंटीग्रेशन के लिए दिस इज द ओपन सरफेस। तो बेसिकली यदि हम E डॉट ds करें तो देन E डॉट dsc, तो इस कर्व सरफेस में हमने एक स्मॉल
सरफेस एलिमेंट एज्यूम किया है जिसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। सपोज इसका जो सरफेस वेक्टर है दिस इज DSC, सी डिनोट द कर्व सरफेस में जो हमने स्मॉल सेक्शन लिया है सरफेस का, तो दिस इज अ DSC। सिमिलरली E डॉट DSL, तो लेफ्ट सरफेस में जो हमने स्मॉल सरफेस एलिमेंट है लेफ्ट फ्लैट सरफेस का, दिस इज डिनोटेड बाय DSL वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन बेसिकली -x एक्सिस होगी। दिस इज -x, सपोज इधर को -x मानते हैं और राइट साइड में हम यदि मूव करेंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस हम सपोज कंसीडर करें, तो ये नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज सरफेस के केस में हम जो सरफेस वेक्टर लेते हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, जबकि एक ओपन सरफेस के लिए हमारे पास चॉइस है, उसको हम इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। सिमिलरली जो राइट फ्लैट सरफेस है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं E डॉट DS राइट, दिस इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है, हम इसको फ्लक्स के टर्म्स में बोलें, दिस इज द टोटल फ्लक्स passing through this closed surface, and this is the total flux passing through only a curved surface of a cylinder, a Gaussian surface, and this is the flux passing through a left flat surface, and this is the flux passing through a right flat surface. इनके हम कैलकुलेशन करें, then this is equal to E dot ds, this is E DSC cos theta. Suppose theta is angle between E and DSC plus left surface is same E dot ds cos theta, A dot B का हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, and this is R E dot E ds cos theta. Suppose एंगल भी हम डिफरेंट this is theta C, theta L, and this is theta R. This is case. This is equal to C E dot ds, and this cos theta C जो एंगल बेसिकली एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो फ्लैट कर्व सरफेस में हमने DSC लिया है उनके बीच का एंगल है। तो बेसिकली जो कर्व सरफेस में हम, क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, दैट मीन्स कर्व सरफेस में जो स्मॉल वेक्टर लेंगे, स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेंगे, उसका जो सरफेस वेक्टर होगा दिस इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, ये वेक्टर हमेशा एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और जो लाइन हमारे पास चार्ज है इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली रेडियली आउटवर्ड है। देन हम इस केस में कह सकते हैं जो DS वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू E वेक्टर, ये सब एंगल जो C होगा दिस इज इक्वल टू 0, एंगल थीटा C इज इक्वल टू 0, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 प्लस जब सेकंड को करें E DSL, इस केस में यदि हम डिफाइन करें थीटा L जो है बेसिकली एंगल है इस सरफेस वेक्टर जो हमने लेफ्ट फ्लैट में लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली इस पे हमने डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे वो लाइन के अराउंड 0 होंगे, तो ऑलरेडी कौन से वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इस पोर्शन पर या इस स्मॉल सरफेस में से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली इस फ्लैट सरफेस के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर 0। तो इस केस में जो ये एंगल होगा डेल्टा L इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं DSL परपेंडिकुलर टू E वेक्टर। तो इस केस में cos 90 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, दिस इज 0 प्लस सिमिलरली R टू E DS R। इस केस में भी यदि हम देखें सेम लॉजिक यहाँ पर लगाए, तो जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर अलोंग द लाइन है दे आर द 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इस लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट जो एरिया वेक्टर है दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, दैट मींस इन दिस केस दिस थीटा L इज आल्सो 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं E परपेंडिकुलर टू DSR। इस केस में जो cos थीटा 90 है, थीटा 90 है, देन इज cos थीटा दिस इज अगेन 0, तो बेसिकली 0 दैट इज 0, क्यों हमारे पास इंटीग्रल C कर्व सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली हमारे पास जो मैथमेटिकली कैलकुलेट है दिस इज इक्वल टू A। केवल कंट्रीब्यूशन किस फ्लक्स का होगा, केवल कर्व सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वही उसका
टोटल फ्लक्स होगा फॉर ए इनक्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पर इसका फिजिकल इंप्रेशन कर सकते हैं कि एक यदि सिलेंडर है और उसके एक्सिस में चार्ज रखे हैं, तो जो टोटल फ्लक्स उस सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस से पास होगा, तो दिस इज इक्वल टू जितना फ्लक्स उसके कर्व सरफेस से पास हो रहा है वही उसका टोटल फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू 0। तो इस केस में उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, दिस इज ई एंड दिस ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, क्योंकि इस सरफेस में ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पर यदि हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो बेसिकली सर्कल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट सेम होगी। दैट मीन्स ऑल ओवर जो कर्व सरफेस है उसके अक्रॉस या उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए कांस्टेंट, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर उसको ले सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू ई एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ए कर्व सरफेस। यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? कर्व सरफेस का, क्योंकि हम इंटीग्रेशन केवल कर रहे हैं तो कर्व सरफेस में स्मॉल एरिया सेगमेंट हमने यूज किया, उसका इस पूरे कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हमने यूज किया। एंड द कर्व एरिया ऑफ ए cylinder is equal to 2 pi r, the circumference of this n into L. This is the area of a curved surface of a cylinder. यदि हम टोटल एरिया माने तो फ्लैट सरफेस भी ऐड होगा, बट इसमें फ्लैट सरफेस टोटल फ्लक्स है वो केवल कर्व सरफेस के रिस्पेक्ट ही हमें मिल रहा है। तो दिस इज द ई डॉट ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। अब इस राइट साइड के कुछ को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो देन हमको मिलेगा ई डॉट ई 2 पाई आर एल इंटू, ये हमने सॉल्व कर दिया, इंटू लैम्डा by L upon epsilon naught, and this is equal to E is equal to L से L कैंसिल हो जाएगा, lambda upon 2 pi epsilon naught into R. This is the magnetic field intensity due to a infinite line of charge at a point P, जिसकी जो डिस्टेंस है वो R है, और यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करें E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught upon E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught R into R hat. This is the electric field vector. Basically R cap, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं, जो हम डिस्टेंस मेजर करें आर में, तो उस डिस्टेंस के अलाउंग जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे दिस इज आर कैप। ये बेसिकली केस हो गया। और अगर इसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, दिस ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, ये बेसिकली पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए कांस्टेंट है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बेसिकली परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। दैट मीन्स हम जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जितनी भी स्टडी कर रहे हैं, ये हम वैक्यूम में कर रहे हैं। तो दैन ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका मतलब जो लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, और डिपेंडेंसी बेसिकली 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनली है। जैसे जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे पॉइंट केस के चार्ज में ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, बट इस केस में लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पॉइंट है, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज होता है। बट आपके पास लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्जेज है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में वेरी होगी। तो ये चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, या किस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ हमें रिलेशनशिप मिलेगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। अब यदि हम पोटेंशियल की कैलकुलेशंस करें सिमिलरली पोटेंशियल, तो बेसिकली लास्ट फ्यू लेक्चर में
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशंस डेवलप किया था। एंड दिस टॉपिक, जो उसका टॉपिक का जो टाइटल था, दिस इज माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन टू बी टू ए ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। दैट मीन्स हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से, सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके पॉइंट ए से पॉइंट बी में, पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं, तो इसका लाइन इंटीग्रेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देन दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज क्लियर है? इस इक्वेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस केस में पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। और थोड़ा इसको हमने और जनरलाइज किया था, तो यदि हम किसी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन टू बी टू ए ई डॉट डी एल, और यदि हमने जो है बी पॉइंट इन्फिनिटी, हम एक्चुअली बी पॉइंट से ही पढ़ना है, बी पॉइंट इधर इन्फिनिटी में माने, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट r, सपोज r की जो डिस्टेंस है, दिस इज r e डॉट डी एल, या सिंपली इसको इन्फिनिटी, दिस इज द पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी फील्ड के किसी पॉइंट तक यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव करते हैं, तो पर यूनिट चार्ज पार्टिकल में जो हम वर्क किया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो देन वी, बट इस केस में हम इन्फिनिटी टू एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो इस केस में हम बेसिकली एक सिंपल, ये आपके पास वायर है, सेम वायर जिसमें प्लस चार्जेज है, तो इसके किसी पॉइंट बी से जिसकी डिस्टेंस r2 है सपोज, और उससे हम क्या करेंगे, किसी अनदर पॉइंट ए में डिप्लेस करेंगे जिसकी डिस्टेंस r1 है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, b टू r मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी ऑलरेडी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो उसके तो एक सब अदर पॉइंट से किसी फर्स्ट पॉइंट पर हम कितना वर्क पर यूनिट चार्ज में हमें करना पड़ा, दिस इज द पोटेंशियल। तो इस कंडीशन को हम इस केस में अप्लाई करेंगे। तो इस केस में बेसिकली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन बी टू ए, एंड दिस इज ई डॉट डी एल, दिस फॉर्मूला। हम अब सेकंड जो पॉइंट है वी, उसको हम इन्फिनिटी में कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलरेडी जो लाइन चार्ज है उसका एक्सटेंड इनटू इन्फिनिटी तक है। देन दिस इज इक्वल टू वी ए, सपोज हम इसको r1 डिफाइन करते हैं, v दिस इज r2 इज इक्वल टू माइनस b, बेसिकली r2 है और r1 है, e की जो वैल्यूज है, दिस इज इक्वल टू e डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। अब जो हमारे पास e का जो जो हमने e की वैल्यूज निकाली, इसको हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, बट इस केस में e जो है वो r पर डिपेंड है, और जो इंटीग्रेशन होना है वो dl के अक्रॉस होना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये r और dl जो है ये कैसे आपस में एक दूसरे से आपस में कोरिलेट है। तो जनरली हमारे पास कोई पॉइंट P है और उसकी जो सोर्स है, या आपके पास सोर्स है कोई Q पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो हम कहते हैं इन्फिनिटी से या एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। तो जो हम इस डायरेक्शन को लेते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन लेते हैं, जो इनवर्ड जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड dl, बट इस पॉइंट की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं dr वेक्टर के टर्म्स में, दिस इज द dr वेक्टर के टर्म्स में। दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यदि इस लेंथ को भी हम यदि dr के टर्म्स में डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं माइनस dl। जब इस लेंथ को dr के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें तो दिस इज द dr, दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है, मतलब नोटेशन चेंज कर रहे हैं। तो जो ये लेंथ, जो ये वेक्टर है यदि dl के टर्म्स में है
और इसे डी आर के टर्म्स में हमें डिफाइन करना हो तो दिस इज, हम इसको डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। तो दैट मीन्स दिस वेक्टर यदि डी आर है तो दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डी एल दिस इज माइनस डी एल। तो यहाँ पर हम केवल नोटेशन चेंज कर रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस माइनस डी एल, दिस इज डी आर, तो आर टू आर वन ई डॉट डी आर, दिस इज आर वन माइनस ई डॉट डी आर। इस केस में वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टू आर वन और ई डॉट डी आर, दिस इज ई डी आर। बेसिकली ई जो फील्ड है वो इस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी हम की डायरेक्शन रेडियली डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं। तो हमेशा ई और डी आर जो वेक्टर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हम कह सकते हैं ई डॉट डी आर इज इक्वल टू ई डी आर, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कि कॉस जो थीटा है वो 0 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देन दिस इज इक्वल टू आर 2 अपॉन आर 1, ई की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देंगे, दिस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू डी आर, जो हमने इस केस में कंसीडर की थी फॉर ए इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली कांस्टेंट है, दिस इज r2 अपॉन r1 1 अपॉन r इनटू डी आर, लिमिट r2 to r1 1 upon r dr and lambda upon 2 pi epsilon naught and this is log r1 upon r2। मुझे इसको कैलकुलेट सिंपल इंटीग्रेशन है विद लिमिट के साथ, देन दिस इज इक्वल टू r1 upon r2। अब हम कह सकते हैं किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है a टू b, यदि हम इन्फिनिट लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट ए से बी पर मूव कर रहे हैं, इस केस में पोटेंशियल आएगा, दिस इज लैम्डा द चार्ज डेंसिटी ऑफ द लाइन चार्ज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज लॉग r1 अपॉन r। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज r, दिस इज r। तो ये था बेसिकली इसका पोटेंशियल, एक इन्फिनिट लाइन चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अच्छा, इसका हम थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें इस पोटेंशियल का। बेसिकली पोटेंशियल जो है वो वर्क पर यूनिट चार्ज, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो R1 और R2 है, बेसिकली R1 जो है इज लेस देन R2, क्योंकि हम फार अवे पॉइंट से नियर बाई पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड और फील्ड की डायरेक्शन में ही कि अपोजिट डायरेक्शन हम मूव कर रहे हैं। तो दैट मीन्स R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इस केस में जो ये टर्म है ये बेसिकली लेस देन 1 आएगा, और लॉग जो लेस देन 1 है ये बेसिकली नेगेटिव सेंस है, तो ये बेसिकली एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ये मैथमेटिकली देखें तो दिस इज द नेगेटिव, दैट मीन्स जो पोटेंशियल है वो बेसिकली नेगेटिव है। जब हायर से जब हम फील्ड के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल वो बेसिकली आपका नेगेटिव आएगा, ये चीज कह रहे हैं दैट मीन्स। और यदि हम नेगेटिव पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो माइनस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन बेसिकली माइनस हो रहा है। और जब हम किसी माइनस वर्क को यदि हम डिफाइन करें तो बेसिकली सिस्टम पर जब भी हम वर्क करते हैं तो उस वर्क को बेसिकली हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और यदि सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है दिस इज द पॉजिटिव वर्क। तो इस केस में यदि ये नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हम फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। इसको मतलब फील्ड के अगेंस्ट मूव करने के लिए हमें इस टेस्ट चार्ज पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे, तो हमें इस टेस्ट चार्ज पर वर्क करना पड़ेगा, तो सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दिस हैव इस पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल दिस इज द नेगेटिव। एंड सेम केस में यदि हम R1 से R2 मूव करते हैं तो इस इंटीग्रेशन में इसका एक्सप्रेशन करेंगे मैंने सपोज जस्ट हम रिवर्स करते हैं, हम A से अभी तो B से A मूव कर रहे थे, अब A से हम B मूव करेंगे, तो दैट मीन्स हम R1 से R2 मूव कर रहे हैं। तो इस केस में जो ये लिमिट आएगी तो दैट मीन्स
वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू R1 to R2 E डॉट डी एल, दिस इज E डॉट डी एल। और इसको सेम फैशन में हम यदि सॉल्व करें, इसको लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 अपॉन R1, यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्यूशन है वो हम इसी फैशन में कर सकते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आएगा। और इस केस में भी हम देख सकते हैं कि R2 ऑलवेज ग्रेटर देन R1, जो डिस्टेंस है, हम फार अवे से नियर अवे आ रहे हैं, तो इस केस में ये ग्रेटर देन 1 आएगा, और ग्रेटर देन 1 जो लॉग हम बेसिकली पॉजिटिव आता है, तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा दिस इज द पॉजिटिव। इसका मतलब जो वर्क किया गया है, जो वर्क है वो बेसिकली केस में पॉजिटिव वर्क है, और पॉजिटिव वर्क दैट मीन्स सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो हमें कुछ वर्क वो हमें मिलेगा। तो इसको मतलब यदि हम फील्ड के आगे अलाउ मूव कर रहे हैं तो हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम वर्क करेगा आपके सराउंडिंग पर। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पोटेंशियल, कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि R1 अपॉन R2 और R2 अपॉन R1। तो ये केस is the physical interpretation of a potential, and we also calculate the electric field intensity and electric field for a infinite line charge and the potential। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। थैंक यू।